साथ। तो सबसे पहले मैंने डिजीज की नाम मैंने यहाँ पे लिखे, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि ह्यूमन के अंदर केवल यही कॉमन डिजीज पाई जाती है। इसके अलावा भी अगर बात हम कर सकते हैं, बहुत सी डिजीज है। प्लेग की बात हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पूरा प्रॉपर लिख भी नहीं पाए, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस स्टडी करें। तो सबसे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये कॉमन डिजीज मिलाकर हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे अगर बात हम कर सकते हैं, संक्रामक जो इन्फेक्टेड डिजीज होती है वो अकॉर्डिंग देयर एजेंट या पैथोजन के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है, जो हमने पढ़ लिया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं निमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे निमोनिया को लेकर। तो स्टूडेंट एक आप लोग ये तो जानते हैं कि निमोनिया में पी साइलेंट आता है, और निमोनिया इस रोग का अगर बात हम करें तो ये एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। सबसे बड़ी बात है जीवाणु जनित संक्रामक। और ये प्रश्न आ जाए कि कोई राइट या फाइव बैक्टीरियल डिजीज या बैक्टीरियल कोज्ड एनी फाइव डिजीज अगर पूछे तो हेजा है, टाइफाइड है, कुष्ठ है, टेटनस है, मोतीजरा है, डायरिया है, निमोनिया है, ये वो डिजीज है जो बैक्टीरियल से होती है, बैक्टीरिया पैथोजन से होती है। ओके सर। अब यहाँ पर बात है जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। ओके, इस रोग का जो रोग जनक यानी जो इसका पैथोजन है, रोग जनक, आप मैं दोनों चीज लिख रहा हूं, आप समझ पा लेंगे। इसका जो रोग जनक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया से हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग कह सकते हैं निमोनिया में से दो प्रकार का होता है, स्पेसिफिक निमोनिया और सेकेंडरी निमोनिया। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट निमोनिया, और सेकेंडरी निमोनिया स्पेसिफिक के बाद होता है अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता। अभी देखते हैं हम लोग। तो निमोनिया का जो रोगजनक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। और दूसरा इसका जो इसका एजेंट हो सकता है वो कौन हो सकता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, इन्फ्लुएंजा। ओके, ये दो रोगजनक होते हैं। ये जनरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो इसके हो सकते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के निमोनिया को लेकर हम डिस्कस बाद में करेंगे। इसके दो टाइप होते हैं, स्पेसिफिक और सेकेंडरी। अच्छा, अब इस डिजीज का संक्रमण कैसे हो सकता है? ये संक्रमण इस बैक्टीरिया का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कैसे हो? और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संक्रामक डिजीज किसी संक्रमित व्यक्ति से या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अगर सामान्य व्यक्ति या हेल्दी पर्सन में अगर इसका डिस्पर्सल होता है तो इसीलिए उसको इन्फेक्टेड डिजीज होता है। और निमोनिया भी उन्हीं में से एक, वन ऑफ द इन्फेक्टेड डिजीज। ओके, अब यहां पर ध्यान दें, इस रोग का संक्रमण रोगी या संक्रमित अगर कोई व्यक्ति पहले से निमोनिया ग्रसित है तो उसके द्वारा छींकने से, अगर यूं कह सकते हैं छींकना यानी स्नेजिंग से हो सकता है, खांसने से हो सकता है, थूकने से हो सकता है, बोलने से। जैसे कि कोरोना का इन्फेक्शन कैसे होता है, हम जान सकते हैं कि कोरोना से ग्रसित व्यक्ति अगर कोई बोलता है तो उसके द्वारा बोलने या छींकने या खांसने से, कफिंग करने से उसके एयर ड्रॉपलेट या जो वाटर ड्रॉपलेट जो निकलते हैं उन्हीं ड्रॉपलेट्स में वो बैक्टीरिया पाया जाता है। राइट सर। तो निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति के सिंपल सी बात है, छींकने, खांसने, बोलने, थूकने, ओके सर, आदि से वो बैक्टीरिया एक्चुअल में एयर या वाटर ड्रॉपलेट को में एयर में आता है। और जब कोई सामान्य व्यक्ति जब ब्रीथिंग करता है, श्वासन ब्रीथिंग करता है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट या एयर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो व्यक्ति के लंग्स में पहुंचकर उसको भी इस रोग से संक्रमित कर देते हैं। तो इस व्यक्ति का संक्रमण इस प्रकार, और खासतौर संक्रमित व्यक्ति के काम में लिए गए अगर वस्तु का यूज करने से। ओके सर। और संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से उसका जो कफ जो मल है, कफ और जो उसका सलाइवा है, अगर वो प्रॉपर खुले में है और वो भी अगर एयर द्वारा उसके ड्रॉपलेट्स भी व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो इस रोग का एक तो ये हो गया। अब बात आती है इस रोग के लक्षण। तो इस रोग का सबसे बड़ी बात, इस रोग से जो संक्रमित जो हमारी बॉडी का तंत्र है वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी है। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसको समझे, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र।
तो इस रोग जनक का जो टारगेट अंग है वो हमारा कौन है? लंग्स है, ये ध्यान दोगे। और लंग्स के अंदर हम जान सकते हैं कि हमारे दोनों जो लंग्स है उसमें 60 करोड़ एल्वियोल यानी वायु कुपिकाएं पाई जाती है, और उन वायु कुपिकाओं में ही हम जो एयर या ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग से हमारे द्वारा ली गई जो वायु, यानी एक इनहेल में जो हम लोग 500 ml वायु हम लोग लेते हैं, तो ये 500 ml वायु हमारे फेफड़ों की, जो हमारे लंग्स होते हैं उन फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएं होती हैं, आप समझ पा रहे होंगे, इन वायु कुपिकाओं में बढ़ती है, और इन्हीं वायु कुपिकाओं और ब्लड के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जनरली क्या होता है, इस बैक्टीरिया के इंफेक्शन होने से ये बैक्टीरिया विशेष प्रकार के टॉक्सिन का स्राव करता है, जिससे हमारी फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में एक तरल पदार्थ बढ़ जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति के अंदर निमोनिया हो। और निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम हो गए मैंने बता दिया, सर्दी लगना, बुखार आना, लगातार खांसी होना, गले में कफ या बलगम बनना, और कभी कभार बलगम के साथ खून आना और सांस लेने में तकलीफ होना, यानी और ब्रीथिंग के दौरान सीटी जैसी आवाज आना, यानी सीटी जैसी आवाज एक्चुअल में तो उसमें भी आती है, टीबी के अंदर भी आती है, लेकिन इसमें भी सीटी जैसी आवाज आती है, तो ये इसके हुक हुक की आवाज आना, ये निमोनिया के। और सर्दी लगना, ठंड लगना, कफ जम जाना, लगातार जुकाम रहना, गले का यू कह सकते हैं नेजल पॉइंट बढ़ जाना, ये इसके सिम्टम्स है। तो ये निमोनिया कि मैंने आपको बेसिक बता दी। और ज्यादा कफ अगर उसके लंग्स तक पहुंच जाता है तो व्यक्ति की ब्रीथिंग क्रिया नहीं होने से व्यक्ति की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। और ये डिजीज किसी भी उम्र में होता है, लेकिन जनरली बच्चों और बूढ़ों में ज्यादा होता है। अब इस रोग के लक्षण हो गए। अब इस रोग की रोकथाम के लिए बता दिया कि रोकथाम ये कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में नहीं है, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा त्यागे के मल है, कफ है या थूक है या जो लार है, उसको खुले में नहीं थूकना या फेंकना चाहिए, उसको मिट्टी दबा देना चाहिए, उसको काम में ली गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके सीधे संपर्क में नहीं जाए, मास्क का उपयोग करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसे प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाकर उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। ओके सर। और इसमें एंटीबायोटिक अगर बात हम कर सकते हैं, निमोनिया में पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, क्लोरोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक होती है, इनका यूज करके व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस रोग की रोकथाम और उपचार। ओके सर, ये मैं बता दिए। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, स्पेसिफिक और दूसरा सेकेंडरी। स्पेसिफिक होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, और जो सेकेंडरी होता है वो इन्फ्लुएंजा से हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। स्ट्रेप्टो है और वो कौन से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से होता है। ओके, अब आगे हम लोग दूसरा डिजीज हम लोग पढ़ लेते हैं, कॉमन कोल्ड। जल्दी हम लोग आते हैं कॉमन कोल्ड। आप जानते हैं कॉमन कोल्ड को आप लोग जनरली जुखाम बोलते हैं, आपने सुना होगा जुखाम। अब जुखाम वही बात है, जुखाम एक्चुअली वायरस जनित या जीवाणु जनित एक डिजीज है। अगर वायरस है तो राइना, ओके, और ये कभी कभार किसी बैक्टीरिया के इंफेक्शन से भी हो सकता है, लाइक अगर बात यू कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा, अभी जो मैंने बताया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उससे भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये वायरस होता है, और इसके वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस, स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं, राइनो या फिर नासा विषाणु, एक ही बात है, नासा या राइना वायरस होता है। इस रोग का संक्रमण कैसे होता है, वही संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसने से, सीधे संपर्क जाने से, और उसके द्वारा काम में ली गई वस्तुओं का, जैसे माना जाए उसके द्वारा यूज की गई पेन है या रबड़ है, घड़ी है या रिमोट कंट्रोल है, उसका अगर हम लोग उसकी बुक्स, उसका यूज अगर हम भी करते हैं तो ये डिजीज हमारे में भी फैल सकती है। और हम जानते हैं डिजीज को लेकर हम लोग अवेयरनेस की कमी है कि जनरली अगर किसी परिवार में जुकाम हो जाता है तो हमें देखते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज बाद में परिवार के अन्य लोगों में भी जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी एक संक्रामक डिजीज है। तो हम कोरोना की रोकथाम से अभी हम लोग लड़ रहे हैं, कोरोना की रोकथाम कैसे करें, तो ये जनरली जो बेसिक जो जानकारी, बेसिक रोकथाम के जो उपाय है वही निमोनिया और जुकाम के अंदर है। ओके, तो इस रोग का संक्रमण बता दिया, वायु द्वारा ये संक्रमण व्यक्ति के सीधे संपर्क में जाने से हो सकता है, थूकने से, छींकने से, खांसने से। इस रोग के लक्षण क्या होगा, कॉमन सी बात है, नाक का बंद हो जाना या नाक से तरल पदार्थ का स्राव होना, लगातार खांसी होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, गंध यानी सैलेस्मा झिल्ली में सूजन आने से गंध का आवाज ना होना, और लंबे समय तक गले में खराश भी हो सकता है। और अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो तो आगे जाकर ये डिजीज हो सकता है कि और भी संक्रामक डिजीज, खतरा डिजीज में बदल सकती है, लाइक इन्फ्लुएंजा में बदल सकती है, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर वो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाए जाए। क्योंकि करीब सभी डिजीज जो है
ये रेस्पिरेटरी से समझ, जैसे कोरोना की बात हम करें, कोरोना का वायरस अगर व्यक्ति के रेस्पिरेटरी से ब्लड द्वारा उसके ब्रेन में, लीवर में, किडनी आदि में भी इफेक्ट कर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन रहा है, तो वैसे ये डिजीज भी खतरनाक है। ओके, इसकी रोकथाम के लिए वही उपाय करेंगे जो हम लोग निमोनिया आदि के करते हैं। ओके, टिटनस, दूसरी जो डिजीज हम लोग लेके हैं टिटनस। अब जल्दी जल्दी हम लोग उसको पूरा कर दें। टिटनस, देखो स्टूडेंट, इस रोग को हम लोग इंद्र स्तंभ, ओके, यानी हम इसको इंद्र स्तंभ या इंद्र धनुष, यानी इसको बोलेंगे इंद्र धनुष या इंद्र स्तंभ के नाम से भी बोलते हैं, यानी धनुष बाई के नाम से भी बोलते हैं, या इंद्र धनुष के नाम से। आप समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है क्यों, क्योंकि इस रोग का पहले बात है कि ये एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। कैसे? जीवाणु। इस रोग के जीवाणु का नाम, यानी इसके रोग जनक जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, सॉरी टिटेनी, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है। और इस डिजीज का इन्फेक्शन वही है संक्रमित व्यक्ति, अगर जो संक्रमित व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा, अगर वही है छींकने, खांसने आदि के द्वारा फैल सकता है, और जनरली संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में जाने से भी डिजीज होता है। ओके, तो इस रोग का, अब सिंपल सी बात, इस रोग के सिम्टम क्या है? इस रोग का, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन संक्रमण होने के बाद व्यक्ति के शरीर की गर्दन की और जबड़े की, खास तो बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, वो तो होगा ही होगा, लेकिन जबड़े जो हमारी बॉडी के जो जा होते हैं, इसमें क्या होता है, जबड़े की मसल्स में खिंचाव आ जाता है, अतिरिक्त ऐंठन आ जाती है, जिससे उसका जबड़ा, यूं कह सकते हैं, क्या हो जाता है, लॉक। क्या हो जाता है? लॉक जा, यानी उसके जबड़े लॉक हो जाते हैं, और उसकी गर्दन और उसका शरीर एक्चुअल में धनुष की तरह क्या होता है, अकड़ जाता है। ऐंठन आना, दौरे पड़ना, मांस पे जो खिंचाव हो जाना, स्पेशली जबड़ों के अंदर, यानी जो जा मसल्स है उनमें विशिष्ट प्रकार का ऐंठन, खिंचाव, स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति प्रॉपर तरीके खा नहीं पाता, निकल नहीं पाता, और इलाज नहीं मिलने की स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब इस रोग के उपचार के लिए कौन सी बात है कि एंटी टेटनस, यानी बचाव के लिए एंटी टेटनस का वैक्सीन लगाना चाहिए। और अगर सबसे, और एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस रोग का संक्रमण कैसे, वो तो है, इस रोग का संक्रमण जनरली होता कैसे कि इस रोग का संक्रमण ज्यादातर घाव से होता है, यानी ज्यादातर घाव से होता है। घाव से इस बैक्टीरिया, इसका जो है, थोड़ा मैं इसको पहले गलत पता पाया थोड़ा सा, इसका इन्फेक्ट घाव से होता है। जब किसी व्यक्ति कहीं से कट जाता है तो उस स्थान पर त्वचा कट जाती है, तो अगर ये व्यक्ति खुले में, माना जा रहा है कि मर्दा में, गोबर में, कीचड़ में, या जब कभी उसके जंग लगे हुए लोहे से वो कट जाता है या घाव हो जाता है, तो वो घाव वाले स्थान से बैक्टीरिया एंटर करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जनरली कहां पाते हैं, मर्दा में, गोबर में, कीचड़ में, या जो रस्ट होती है, जो जंग होती है, वहां आदि गंदे पाया जाता है। तो घाव वाले स्थान से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और व्यक्ति के बॉडी में जाकर ब्लड सर्कुलेशन द्वारा वो उसकी जबड़े की मांसपेशियों को लॉक कर देता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं धनुष स्तंभ या धनुष बॉडी भी कहते हैं। ओके सर, इसके अब बात आती है इस रोग के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बचाव के लिए क्या, इसके लिए बच्चा जो बच्चे होते हैं उसे टेटनस का टीका, या फिर बोलते हैं डीपीटी। सर डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिव टेटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिव टेटनस का टीका, ये ध्यान देंगे, डिप्थीरिया इस डिजीज के लिए टेटनस के जो टीका लगाना चाहिए। और साथ ही व्यक्ति के जो घाव होते हैं, घाव को हमेशा मरहम करें, उसको खुला नहीं छोड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि टेटनस हो जाने पर एंटीवायरल एंटी टेटनस का टीका लगाया जाना चाहिए। ओके, और प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलकर उस बच्चे या उस व्यक्ति का इलाज करवाना चाहिए। तो ये मैं बता दिया। अब बात आती है अमीबियोसिस या अमीबियोसिस, ये ध्यान दो, अमीबियोसिस यूं कह सकते हैं, ये एक वो डिजीज है जो प्रोटोजोआ डिजीज है। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ेंगे, इसे हम लोग अमीबिया पैचिस या अमीबिया डेस्टी भी कहते हैं, अमीबियोसिस बोल रहे हैं। अब अमीबिया यानी कह सकते हैं कि अमीबा की बात हम करें, अमीबा या अमीबियोसिस बोलते हैं, अमीबैसिस बोलते हैं, ये एक्चुअली प्रोटोजोआ, ये ध्यान दोगे। जैसे अब तक हम लोग पढ़ रहे थे
जीवाणु, और ये कौन सा जीव, कौन सा रोग है, रोग प्रकार इसका प्रोटोजोआ, यानी ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, संक्रामक रोग है। लेकिन ये किस, इसका एजेंट कौन है, प्रोटोजोआ। इसका एजेंट की बात हम करें, इसका रोग जो एजेंट है वो एक्चुअली कौन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट, ये तो इसको आप लोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाला एक डिजीज है। इस रोग का संक्रमण जनरली दूषित भोजन से, दूषित जल से, दूषित सब्जी से, दूषित दूध से, क्योंकि जनरली ये जो प्रोटोजोआ है वो हमेशा गंदे, यानी कह सकते हैं जो गंदा जो जल होता है, आप समझ पा रहे होंगे, उस जल में आता है। और उस जल का यूज अगर कोई व्यक्ति पीने में करता है, सब्जी बोने में करता है, सब्जियों को धोने में करता है, या दूध में मिलाता है, तो ऐसे कर, और साथ ही यहां से इस एंटेमी हिस्टोलाइटिका जो घरेलू मक्खी होती है, कॉकरोच होते हैं, वो भी हमारे खाद्य पदार्थ को लाकर इनको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जनरल बात है कि खाद्य पदार्थ को दूषित करने वाला सबसे जो खतरनाक जो एजेंट है वो कौन है, हम जानते हैं घरेलू मक्खी। जैसे कि डेंगू और मलेरिया का हम जानते हैं मच्छर है, वैसे ज्यादातर जो डिजीज होती है, ज्यादातर रोग जनुकों को अपने पंजों के साथ या अपने पंखों के साथ जो लेकर आती है वो कौन है, घरेलू मक्खी। ओके, इसलिए इसमें वो सब बचाव करेंगे जो हम लोग हैजा, जो बता हैजा है, टाइफाइड है, डायरिया है, मक्खियों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम जो करते हैं वही रोकथाम यहाँ पर हम इसमें करेंगे। ओके सर, संक्रमण समझ में आ गया, मक्खियों द्वारा, कॉकरोच द्वारा, दूषित भोजन आदि द्वारा होता है। साथ ही इस रोग का संक्रमण के बाद लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली आहार द्वारा, भोजन द्वारा जा रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जाकर डैमेज करेगा। तो ये पेट के अंदर ऐंठन होना, मरोड़ होना, लूज मोशन, दस्त होना, कब्ज होना, वॉमिटिंग होना, जी मिचलाना, बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, ये सारे इसकी वजह से हो सकते हैं। ओके सर, तो ये प्रॉपर इस डिजीज की जो प्रमुख लक्षण है, भूख कम लगना, पेट का फूल जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, मरोड़ होना, और मल के साथ आव आना, मल यानी स्टूल के साथ अगर ब्लड आता है या म्यूकस आता है तो वो डिजीज के सिम्टम हो सकते हैं। ओके सर, इसकी रोकथाम की क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत और सार्वजनिक साफ सफाई ध्यान देना चाहिए, और यूं कह पानी को उबाल कर छान के पीना चाहिए। गंदे पानी का उपयोग पीने में या सब्जियों को धोने में या सब्जी बोने में नहीं करना चाहिए। भोजन को ढककर रखना चाहिए, और खाद्य सामग्री या यूं कह सकते हैं स्पेशली जहां खाना बनता हो, रसोई है या शादी होती, वहां पर खाने बनाने की व्यवस्था समुचित साफ सफाई युक्त होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घरेलू मक्खियां जो होती है उन्हें नष्ट करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। ये मैंने बेसिक चीजें बता दी, और प्रसिद्ध डॉक्टर मिलकर इसका उपचार करवाना चाहिए। ओके, और संक्रमित व्यक्तियों को खुले में मलत्याग या मल त्याग या शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुले मल त्याग करने से उस वक्त त्यागे की स्टूल में भी ये प्रोटोजोआ होता है, जहां से मक्खियां उस प्रोटोजोआ को वापस हमारे फूड पार्टिकल लाकर क्या करती है, ड्रॉप करती है। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब बात आती है एस्केरिसिस। अब स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, एस्केरिसिस और जो फाइलेरिसिस है, यानी एस्केरिसिस और फाइलेरिसिस यानी हाथी पांव भी हम बोलते हैं इसको, या फिल पांव बोलते हैं, ये दोनों डिजीज कर्मिस होते हैं। कर्मिस यानी हेलमिंथिस, और आप जानते हैं कर्मी उन्हें बोलते हैं सर, ध्यान दीजिए, जिनका शरीर या तो चपटा या गोल होता है। ओके, और उनमें एलिमेंट्री कैनाल की बात हम करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात हम करें तो उनमें एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण नहीं होती, बल्कि ये होती है अपूर्ण होती है, खास तौर पर प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस। आप समझ पा रहे होंगे। अब कर्मी जनित रोग जिसे बोल सकते हैं हेलमिंथिस से होने वाली डिजीज। अब हेलमिंथिस होने वाले पहले हम पढ़े एस्केरिसिस पढ़ेंगे, इसको इसका हिंदी में नाम दी एस्केरिसिस, हिंदी, और हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं एस्केरिसिस। अब देखो ये पहले बात है कि ये एक कर्मी जनित, इसके नाम ही आ रहा है एस्के, और एस्केरिसिस मतलब एस्के मतलब गोल कर्मी, यानी ये गोल कर्मी जनित रोग है। कौन सा, गोल कर्मी, क्योंकि कर्मी या तो गोल होंगे या फिर क्या होंगे, प्लेटी चपटे होंगे। गोल कर्मी, उस कर्मी का नाम क्या है, एस्केरिस। और आप जानते हैं
कैरिस अपने आप में एक यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी प्राणी जिसमें नर और मादा अलग अलग होती है, और मादा एक बार में ये मालूम है कि 260 यानी 2,60,00,000 अंडे देती है, ये तो कॉमन बात है। और नर जो होता है यानी इसकी अभी इसकी अलग आवश्यकता नहीं, नर जो होता है वो मादा की तुलना में बहुत छोटा, मादा इसमें क्या होती है बड़ी होती है, और इसका जो कैसे नर का जो ये जो भाग है थोड़ा मुड़ा हुआ पाया जाता है। ये कुछ इसकी दोनों डिफरेंट है एस्क्रिस में, ये नर है और ये कौन है फीमेल है। अब बात है हम लोगों ने डिस्कस गोलकर में एस्क्रिस होता है। इस रोग का संक्रमण वही दूषित जल, दूषित सब्जी, दूषित भोजन आदि का सेवन करने से ये रोगजनक कर्मी हमारे शरीर में पूछता है। ये कर्मी भी जनरली गंदे पानी पाया जाता है, तो अतः उस गंदे पानी, और गंदा पानी सर वो है जिसके अंदर पानी के जो संगठन या संरचना जो होती है वो प्रॉपर नहीं पाई जाती, ऐसे पानी को हम लोग क्या बोलते हैं अपशिष्ट बोलेंगे, इन्फेक्टेड वाटर बोलेंगे। तो ऐसे गंदे पानी में ये अगर कर्मी है तो वहां पर अंडे भी देगी और उसके वहां पर कर्मीदार मादा भी होंगे। तो अगर दूषित जल का उपयोग मतलब पीने में, दूध में डालने में, सब्जी बनाने, सब्जी धोने या सब्जी या खेती करने में करते हैं, तो ये कर्मी उस दूषित जल आदि के द्वारा शरीर में पहुंचकर रोग पैदा करता है, उस रोग का नाम एस्क्रिस। जनरली ये जो कर्मी ऑलमोस्ट इंडिया में 100% व्यक्तियों के एलिमेंट्री कैनल पाया जाता है, लेकिन बच्चों में इस कर्मी से लड़ने की क्षमता कम होती है, ज्यादातर बच्चों में ये डिजीज ज्यादा होती है, 25% में ही होता है। संक्रमण तो सब में होता है, लेकिन हमारी बॉडी का पीएच है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कई प्रकार के एंजाइम्स हैं, ये इसको क्या पनपने नहीं देते। इसकी रोग जनता जो होती है हमारी बॉडी में कम पाई जाती है, लेकिन बच्चों में ये रोग जनता करता है किसी रोग जनक का अपने पर्पस शरीर में जाकर अनुकूल होकर उसको डैमेज करना, उसकी रोग जनकता कहलाती है। ओके, अब बात आती है कि इस रोग का लक्षण या संक्रमण बता दी। अब इसका लक्षण क्या होंगे, वही अगर ये एलिमेंट्री कैनाल जा रही है तो अब समय पर एलिमेंट्री कैनाल में जाकर कौन से अंग को डैमेज करेगी, स्टोमक को और फिर एलिमेंट्री कैनाल की आंत आदि को। ओके सर, अब कभी कभार क्या होता है कि रोग की भयानकता में ये रक्त द्वारा ये जो कर्मी है ये लंग्स में, किडनी, लिवर, ब्रेन में पहुंच जाता है, तो ये उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस रोग जनक का संक्रमण होने के बाद में जब कर्मी पूछते हैं तो ये अंडे जो होते हैं ये अंडों से क्या बनेंगे, नर मादा बनेंगे, फिर नर मादा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मादा फिर कई अंडे देगी, फिर उन अंडों से नर मादा होंगे, फिर लैंगिक होंगे। इस प्रकार से ये कुछ ही दिनों में बहुत संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे पेट में ऐंठन होना, मरोड़ होना, पाचन क्रिया प्रॉपर नहीं होना, भूख नहीं लगना और पेट में ऐंठन होने के साथ साथ कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो जाना। और सबसे बड़ी बात है कि एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता हमारा रुक जाएगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, जो प्रजनन बोलते हैं, ये क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। आप सोच सकते हैं एक मादा 2,60,00,000 अंडे देती है, सोचिए कि उन अंडों से कितनी मादाएं होगी, कितने नर होंगे, फिर उनमें रिप्रोडक्शन होगा, फिर एक मादा कितने अंडे देगी, फिर कई मादा। तो इस प्रकार क्रिया चलने से ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल की या फिर इसको मार्ग अवरोध करे, जिससे पेट में ऐंठन है, मरोड़ है, दस्त लगना, बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, जी मिचलाना और भूख नहीं लगना। खास बस्तों के अंदर क्या होता है कि उसके मुंह जो होता है मतलब लाल पदार्थ से भरा होता है, चिपचिप मुंह से लाल टपकना रहना, ये एक सिंपल से लक्षण। पेट में दर्द होना, ये एक इसके लक्षण होते हैं। ओके, और इसका इलाज ना होने से ये आगे जाकर गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है, जो मैंने बता दी, ब्रेन, लिवर, किडनी आदि पहुंच उसकी मृत्यु कारण बन सकता। इसकी रोकथाम के लिए वही उपाय करेंगे जो हम लोगों ने अमीबियसिस में किया था, ये ध्यान देंगे आप लोग इसके, क्योंकि हमें हैजा है, टाइफाइड, इनकी रोकथाम जो हमने की थी वो सेम रोकथाम होगी। वही व्यक्ति के साफ सफाई, खाने को उबाल कर, खाने को ढककर रखना चाहिए, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, और शौच आदि के बाद में शौचालय हैं हमारे जो रसोई किचन, उनकी सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, सार्वजनिक जो स्थान उनकी सफाई होनी चाहिए, गंदे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ वैसी चीज में बता, वही वैसी चीजें। ओके सर, तो और इन कर्मियों को नष्ट करने वाली जो मछली होती है उनको जलाशय में छोड़ना चाहिए। ओके, अब इसके बाद है हमारा अगला जो लास्ट फाइनल डिजीज हम पढ़ रहे हैं, फाइलोसिस। अब सर इसको बोलते हैं एलिफेंट लैग बोलते हैं या फिर बोलते हैं हाथी पांव, नाम से लग रहा है, हाथी पांव या फिल पांव, फिल पांव। अब सुन लीजिए, इस रोग का रोग जनक, ये एक्चुअली कौन है, कर्मी जनित, लेकिन इस रोग का जो रोग जनक है वो भी कौन है, गोलकर्मी है। और इसके रोग जनक यानी इसके पैथोजन की बात हम करें, यानी रोग जनक कर्मी, और कर्मी अभी बता दी मैंने आपको, हेलमिंथिस, जिनका जो शरीर होता है वो चपटा या गोल हो। ओके सर,
आगे और पीछे के बीच चपटा हो या फिर बिल्कुल क्या हो, गोल हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मी बोलते हैं। और यू कैन देयर आर डिवाइडेड या क्लासिफाइड टू सेपरेट क्लास लाइक प्लेटीहेलमिन्थेस, दीज आर फ्लैट, वो फ्लैट होते हैं, और दीज बॉडी यू कैसे उनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है या जो कंप्लीट नहीं होते। ओके, और सेकंड कौन से होंगे, एस के एलिमेंट जो गोल होते हैं। तो रोगजनक कर्मी का नाम यहां है वुचेरेरिया, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई, ब्रैंकोप्टाई, ओके, ब्रैंकोप्टाई, ओके। अब देख लीजिए इसको, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई, इसके रोगजनक के कर्मी का नाम, ओके, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई। इस रोग का संक्रमण एक्चुअल में, ये ध्यान दीजिए, इस रोग का संक्रमण मच्छर के काटने से, यानी मॉस्किटो, यानी ध्यान देंगे, मॉस्किटो के काटने से होगा, और वो मच्छर क्यूलेक्स एडिस एजिप्टाई, ओके। उस मच्छर की लार के अंदर, यानी ये मच्छर जहां पर अंडे देता है वहीं पर ये करीब आ जाता है। अतः उस मच्छर की लार में ये, क्योंकि ये जो कर्मी होता है, यानी वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई जो है, वो एक ऐसा पैरासाइट है, एक ऐसा परजीवी है, पर जानते हैं वह जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीव निर्भर रहता है। तो उसका एक पर्पस ही तो कौन, ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रोगजनक कर्मी अपना लाइफ जो साइकिल है वो 2 होस्ट में सर्वाइव करता है। फर्स्ट होस्ट इसका कौन है, ह्यूमन बॉडी, और सेकंड कौन है, क्यूलेक्स या एडिस मच्छर, ये ध्यान दोगे, मॉस्किटो। आप ध्यान सुन लीजिए। तो ये यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, ह्यूमन के अंदर ये डिजीज करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल और सॉरी ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल नहीं, ह्यूमन की जो लिम्फ है, लस्सी काणु, जो लस्सी का वाहिनी होती है, रक्त वाहिनी होती है, वहां पर आके सर्वाइव करता है, और वहां से ये मॉस्किटो के अंदर जाता है। तो ये अपने जीवन में 2 पर्पस लेकर अपना जीवन यहाँ पर करता है, प्लाज्मोडियम की तरह, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ध्यान दीजिए। तो ये पहचान सकते हैं कि वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई एक्चुअल में कौन सा रोगजनक है, पहले बात है कि गोल कर्मी है, ध्यान दीजिए, गोल कर्मी है, और ये एक्चुअली अपना जीवन यापन 2 पर्पस में रहकर जीवन यापन कर, जिनमें से ह्यूमन भी, और ह्यूमन भी जब जाता है तो ये बॉडी में एक डिजीज करता है। अब देखिए होता क्या है, ये मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है, ये ध्यान सुन लीजिए, यानी सिंपल बात हम लोग यहां पर ले लें, ये कोई ओके, अगर इस व्यक्ति को अगर कोई मच्छर काटता है, हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं, जब ये मच्छर काटता है तो इसकी मच्छर की स्लाइवा में, हम जानते हैं मच्छर एक्चुअली में क्या होता है कि ब्लड चूसते हैं, तो ये मच्छर अपने मुखान से जब किसी व्यक्ति के हाथ या शरीर के किसी स्थान को काटता है, तो वो उसकी रक्त वाहिनियों के अंदर अपने मुखांगों को पेनिट्रेट करवाता है, और पेनिट्रेट करने से अपने मुखांग में पाए जाने वाले स्लाइवा में अगर कोई पैथोजन, ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम का ट्रांस या पेनिट्रेशन भी ऐसा ही होता है, प्रवेश भी ऐसा ही होता है, और वो होता है प्लाज्मोडियम मच्छर फीमेल, और ये यहाँ पर ये भी कौन है, मच्छर ही है, लेकिन ये कौन से, एडिस या क्यूलेक्स है। तो इनके काटने से ये कर्मी, ये जो भी मैं लिखा, ये कर्मी ये व्यक्ति के रक्त में जाएगा, ओके, रक्त वाहिनियां, और रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियों में, रक्त वाहिनी से किस जाएगा, लसिका वाहिनी जाएगा, एक ही बात है, लसिका वाहिनी से रक्त में जाएगा, रक्त से एक बात। तो ये लसिका वाहिनी में जब जाता है, तो लसिका वाहिनी में जाते जाते ये जो कर्मी है, ये अंडे अवस्था में होता है, अंडे होते हैं, और इसके अंडों से क्या बन जाता है, वयस्क हो जाता है, और ये भी एकलिंग होता है, और वयस्क जाकर ये वहां पर संख्या वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, और जब वयस्क हो जाते हैं तो ये प्राणी की जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लसिका वाहिनी होती है, पूरी ह्यूमन बॉडी की बात हम करें, पूरी ह्यूमन बॉडी में लसिका वाहिनी पाई जाती है, तो जनरली आपने पढ़ा ही होगा, ओके। तो ये लसिका वाहिनी होती है, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, खास तो आर्पिट होता है, गर्भ समय। तो ये हमारी लसिका वाहिनियों में ये अवरुद्ध करता है, लसिका वाहिनी में अवरुद्ध हो जाएगी, तो लसिका वाहिनियों में अवरुद्ध हो जाने से क्या हो, लसिका वाहिनियां क्या स्वेल कर जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, जिससे व्यक्ति की लसिका वाहिनियां टॉन्सिल से फूल जाते हैं, खास तौर पर उदर गुहा है, गिरवा है, या जन्नांग और हाथ पैर, खासतौर कहां पर, उस व्यक्ति के लिंग, हैंड और जो उसके लेग्स होते हैं, उसकी लसिका वाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उसके व्यक्ति का हाथ और पैर फूल जाते हैं,
स्पेशली उसका जो पैर होता है, यानी स्पेशली उसका जो पैर होता है, यानी कह सकते हैं लाइक ए एलिफेंट, हाथी की तरह उस व्यक्ति के पैर की साइज हो जाती है। और साथ ही उसकी जो टेस्टिज होते हैं, यानी वर्षण जो होते हैं, वर्षणों की साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जनन और हाथ पैरों का फूलना या लसीय ग्रंथियों का फूलना, बुखार आना, सिर दर्द होना और काम कार्य करने क्षमता में तकलीफ होना, चल फिर नहीं पाना, ये सारे इस डिजीज के लक्षण होते हैं। खास तौर पर इससे ग्रसित व्यक्ति के हाथ और पैर, वक्ष गुहा है, उदर गुहा है, गर्दन है, टेस्टिज है, ये स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं और उनका आकार सामान्य से 2-2.5-3 गुना बढ़ जाता है। ओके सर, इसीलिए इस डिजीज को हाथी या क्विल या फिर फाइलेरियोसिस डिजीज भी कहते हैं। अभी तो मैंने लक्षण बता दिए, सिर दर्द होना, बुखार आना, पैरों में दर्द होना, ओके सर, भूख कम लगना, काम करने की इच्छा कमी होना, कॉमन सी बात मैंने बता दिया कि संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी वो प्रॉपर पूरा काम कर पाएगा। ओके, अब इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरों की रोकथाम करनी चाहिए। यूं कह सकते हैं कि खास तौर पर जहां पर मच्छर पैदा होते हैं कीटनाशक छिड़काव करना चाहिए, घरों के अंदर मच्छर जाली का प्रयोग करना चाहिए, रात्रि में मच्छर दानी का ओढ़ का उपयोग करना चाहिए, कीटनाशक क्रीम आदि का प्रयोग करना चाहिए।